प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एचआर सर आप लोगों का वेलकम करता है, अभिनंदन करता है और स्वागत करता है। आप लोग एक क्लास में बैठे हैं, ये ध्यान रखें, और एचआर सर आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी ध्यान में रखें। आप लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, मैं आपको लक्ष्य की ले जाने की ओर अग्रसर हूँ। आपको लक्ष्य हासिल हो, इसके लिए मैं भरपूर अपनी क्षमता का उपयोग करता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ, और आप लोगों को तक प्रामाणिक नॉलेज पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी। और मेरे को एक कमी खल रही है कि मैं स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसकी कमी फील कर रहा हूं, लेकिन फिर भी काल्पनिक स्टूडेंट्स मानकर कोशिश करता हूं आपसे बात करने की, और आप भी कोशिश करो हमसे बात करने की। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं अगले लेसन में या फिर कमेंट्स के द्वारा आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन कर सकूं। तो अब आज हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार से संबंधित प्रश्न है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म जो है, महात्मा बुद्ध इनके संस्थापक थे, और महात्मा बुद्ध की संस्थापना के बाद तृतीय बौद्ध संगति जो हुई, तीसरी बौद्ध संगति, कौन सी? तीसरी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में भी शुरू होता है और भारत के भिन्न भिन्न भागों में भी शुरू होता है। तो अपन यहाँ से शुरू करेंगे। पहले तो प्रश्न अपने काम का यह निकल के आया है कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार शुरू होता है कौन सी संगति से? तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है, अब आप लोग ये बता दीजिए कि तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी, कहाँ हुई थी? ठीक है, तो आपको पता है तीसरी बौद्ध संगति 250-251 ईसा पूर्व में, ठीक है। और कहाँ हुई थी? मैंने आपको बताया था कि रावे पाक पाटलिपुत्र में, रा पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, और पाक पाकिस्तान में, और चौथी कनिष्क में, कश्मीर में। ठीक है, रावे पाक। ठीक है, तो कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई, और पाटलिपुत्र उस समय मगध की राजधानी था। पाटलिपुत्र उसकी क्या थी? मगध की राजधानी थी। और जो अशोक इसका शासन, अशोक का शासनकाल था, किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में हुई। और अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो वह बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि स्वयं उन्होंने अपने पुत्र व पुत्रियों को कहाँ पर भेज दिया? प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया। ठीक है, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ, इनके पर चर्चा करते हैं, क्या काम की बातें हैं। पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहले बौद्ध धर्म का जो प्रचार शुरू किया वह अशोक ने किया। अशोक महाराज महान, इन्होंने पश्चिम में अफगानिस्तान, फारस, सीरिया, मिस्र और मैसिडोनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। पश्चिम में और दक्षिण में श्रीलंका। ठीक है, अपने जो पुत्र व पुत्रियां मैं बता चुका इनके बारे में। तो वहां पर अफगानिस्तान के रास्ते, पश्चिम में अफगानिस्तान के रास्ते, फारस में, सीरिया में, मिस्र में, मैसिडोनिया में। मैसिडोनिया जो है इसका प्राचीन नाम मकदूनिया है। मकदूनिया में भी अशोक ने प्रचार प्रसार इस धर्म का करवाया। श्रीलंका से संबंधित आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका में उसने अपने पुत्र व पुत्री को यहाँ पर भेजा दक्षिण में, और श्रीलंका ने वास्तव में वहां पर उनके धर्म प्रचार प्रसार से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो अशोक ने पश्चिम व दक्षिण में बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे और बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। ठीक है, तो पश्चिमी भाग, प्रश्न क्या बनता है? पश्चिमी की ओर अशोक ने पश्चिम में किन किन देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार करवाया? तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, फारस, सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया या मकदूनिया। किसके रास्ते से? अफगानिस्तान से होते हुए इन देशों में इनका प्रचार प्रसार हुआ। दक्षिण में श्रीलंका में, दक्षिण में कहां पर? श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। फिर आप देखिए, कुषाणों के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति जब हुई, किसके काल में हुई? कुषाण वंश के समय में हुई। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई। ठीक है, कहां पर हुई? कश्मीर में हुई। तो चौथी बौद्ध संगति के बाद, यानी कि कुषाण काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मुख्यतः कौन से विश्व के कौन से भाग में हुआ? मध्य एशिया में। कुषाण काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मध्य एशिया में, और मध्य एशिया में जो ताशकंद है, खोतान है, यारकंद है, ताशकंद, खोतान, यारकंद, गोमती विहार, ठीक है, ये प्रसिद्ध
केंद्र थे इसके। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे कुषाण काल में। कौन कौन से? तो आप बताएंगे ताशकंद, खोतान, यारकंद। ठीक है। और इसमें गोमती विहार और कूची नगरी, ये ध्यान रखना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। गोमती विहार या कूची नगर जो है वह भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था मध्य एशिया में, और मुख्यतः बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। आप लोगों से पूछ ले कि मध्य एशिया का कूचा नगर या कूची नगर, मध्य एशिया का कूचा नगर या कूची नगर किस सभ्यता से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो मध्य एशिया में कुषाण काल में मध्य एशिया का कौन सा स्थल बुद्धकालीन प्रसिद्ध स्थल था? तो क्या आंसर आ जाएगा? गोमती विहार या कूचा, गोमती विहार, कूचा या कूची नगर। आगे बात समझ में। तो मध्य एशिया के कौन से जो देश हैं, मध्य एशिया के कौन से शहर या देश है जहां पर कुषाण काल में भारतीय संस्कृति के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में जो पनपे या प्रचार प्रसार हुआ? तो क्या ध्यान में रखेंगे? ताशकंद, खोतान व यारकंद। ताशकंद, खोतान व यारकंद। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, भारतीय जो बौद्ध भिक्षु थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चीन भी जाते हैं भाई। चीन गए। कौन कौन गए चीन? तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम्स में आता है कि चीन में जो भारत से गए उनमें कौन से दो नाम है? सर्वप्रथम जो चीन जाने वाले भारतीय बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए, वो कश्यप मतंग और धर्म रक्ष। ये ध्यान में रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कश्यप मतंग और धर्म रक्ष, कश्यप मतंग और धर्म रक्ष, ये ध्यान में रखेंगे। कश्यप मतंग और धर्म रक्ष जो है वो 67 ईस्वी में, 67 ईस्वी में भारत से कहां पर गए? चाइना गए। उस समय बौद्ध भिक्षु 67वीं ईस्वी में भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चाइना जाते हैं और बौद्ध धर्म की कथा सुनाते हैं। बौद्ध धर्म की कथा सुनाते हैं कि हम आपको भारतीय संस्कृति का ज्ञान करवाते हैं, आपको बौद्ध धर्म की कथा सुनाते हैं। तो कौन से दो जने जाते हैं? कश्यप मतंग और धर्म रक्ष। कश्यप मतंग और धर्म रक्ष चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने जाते हैं। कौन जाते हैं? धर्म रक्ष, कश्यप मतंग। कौन सी ईस्वी में? 67वीं ईस्वी में जाते हैं भाई। कौन सी ईस्वी में जाते हैं? 67वीं ईस्वी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? चीन में जाते हैं। प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जैसे ही बौद्ध भिक्षु चीन जाते हैं आपके प्रश्न बन करके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है। तो दो बातें ध्यान में रखेंगे। कश्यप मतंग भी चाइना गया। कश्यप मतंग, धर्म रक्ष कौन सी ईस्वी में? साथ गए, 6-7 ईस्वी में। इसके बाद कौन कौन से और गए? देखो, कुमार जीव भी गए। कुमार जीव, बोधि धर्म, गुणवर्मा, अमोघ वज्र जो है ये गए। मतलब आप लोगों से पूछे निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध भिक्षु जो है वह भारत से चीन नहीं गया? ठीक है। या फिर समूह बना देंगे। कैसे समूह? कि प्रश्न आप लोगों से निम्नलिखित में से चीन जाने वाले बौद्ध भिक्षुओं का सही समूह है। बौद्ध भिक्षु जो चीन गए उनका सही समूह कौन सा है? तो दो ही थोड़ा याद करना है, कश्यप मतंग और धर्म रक्ष। इनको याद नहीं रखना है, और भी याद करना है, थोड़ी सी बात करनी है, याद हो जाएंगे। कैसे? देखिए, कुमार बोधि धर्म, कुमार जीव बोधि धर्म, गुणवर्मा, अमोघ वज्र। ठीक है। बोलेंगे तो तोलेंगे। बोलेंगे कैसे? कुमार जीव बोधि धर्म, गुणवर्मा, अमोघ वज्र। क्या बोलेंगे? कुमार जीव बोधि धर्म, गुणवर्मा और अमोघ वज्र ये भी गए भाई। 6 बौद्ध भिक्षु मैंने आप लोगों को याद करवा दिए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहला कौन सा है? कश्यप मतंग। दूसरा कौन सा है? धर्म रक्ष। कश्यप मतंग, धर्म रक्ष दोनों गए साथ। फिर इसके बाद कुमार जीव है, कुमार जीव। फिर उसके गुण देखो, गुण बोधि धर्म, कुमार जीव, बोधि धर्म, गुणवर्मा और अमोघ वज्र, ये है गए। याद हो जाएगा। चीन जाने वाले बौद्ध भिक्षु कौन कौन से हो गए? दोबारा वापस बता रहा हूं, कुमार जीव है, बोधि धर्म है, गुणवर्मा है, अमोघ वज्र है। ये बौद्ध
चीन गए, भारत से चीन गए भाई। फिर दूसरे देखिए आप, दूसरे अपन चर्चा करते हैं कि चीन से भी भारत में आए कोई बौद्ध भिक्षु या जिसको कहेंगे विदेशी यात्री, इसको अपन कह सकते हैं। कौन आए भाई? एक तो फैयान आया। फैयान आते एग्जाम में किसके शासनकाल में आए, कब आए, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं। फैयान आया 5वीं शताब्दी में। चीन से भारत आने वाला पहले कौन सा था? बौद्ध भिक्षु फैयान। और फैयान 5वीं सदी में आया। और फैयान कौन सी सदी में आया? 5वीं सदी में आता है फैयान। और हेनसांग आता है 7वीं सदी में। फैयान 5वीं सदी में और हेनसांग 7वीं सदी में। फैयान 5वीं सदी में, हेनसांग 7वीं सदी में, फैयान 5वीं सदी में। साकू भी खुद ही कह रहा है फैयान 5वीं सदी में, 5वीं सदी में आते हैं। फैयान यान से आया होगा, नहीं आया होगा। 5वीं सदी में फैयान आता है और 7वीं सदी में हेनसांग आता है। 7वीं सदी में हेनसांग आता है और दोनों यहाँ से बौद्ध संस्कृत ग्रंथ ले जाते हैं और उनका चीनी भाषा में अनुवाद करवाते हैं और फिर वो बौद्ध का ज्ञान बताते हैं। ठीक है, कहाँ पर? चाइना में बताते हैं। तो इसका मतलब चीन में भी बौद्ध भिक्षु तैयार हो गए और वो इन बौद्ध ग्रंथों से जो संस्कृत में थे, संस्कृत की स्टडी करते हैं, उनको चाइना में बदलते हैं। चाइना मैंडारिन भाषा वहाँ की है, तो उन चीनी भाषा में उनको बदलते हैं, फिर लोगों को बताते हैं। और वह धर्म इतना पॉपुलर होता है कि चीन का राष्ट्रीय धर्म वह बन जाता है। और चीन का राष्ट्रीय धर्म कौन सा है? महायान धर्म। जो बौद्ध की महायान शाखा है उसका धर्म है चाइना में। चीन का जो राष्ट्रीय धर्म बन जाता है कौन सा? महायान। कौन सा धर्म बन जाता है? महायान धर्म बन जाता है। किसका? चाइना का। किसका? चाइना का। चीन का धर्म कौन सा बन जाता है? महायान धर्म बन जाता है, राष्ट्रीय धर्म बन जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। 8वीं सदी में यह चीन का राष्ट्रीय धर्म बन जाता है। कौन सा भाई? महायान धर्म। ध्यान में रखेंगे। महायान, चीन का राष्ट्रीय धर्म कौन सा है? महायान है। चीन का राष्ट्रीय धर्म कौन सा हो गया? महायान हो गया। तो महायान जो है प्रचलित हो गया, राष्ट्रीय धर्म बन गया बौद्ध धर्म। किसका? चाइना का। याद रखेंगे, महायान। महायान का मतलब होता है महायान, मूर्तियों की पूजा। बौद्ध की मूर्ति के रूप में वो पूजा कर रहे हैं महायान धर्म में। ठीक है। और कुछ बुद्ध के जो विनय के जो सिद्धांत हैं, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, उनमें कुछ परिवर्तनों के साथ एक्सेप्ट करते हैं महायान शाखा के। हीनयान में परंपरावादी हैं, थेरवादी हैं। ठीक है। तो हीनयान शाखा में क्या करते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं को एज इट इज ग्रहण करता है। बुद्ध की शिक्षाओं को एज इट इज ग्रहण करते हैं। 1-2% यहाँ से भी बनते हैं। अपन चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक पे कि महायान शाखा का राष्ट्रीय धर्म यहाँ पर बन गया है। फिर अपन बात करते हैं तिब्बत में। तिब्बत में भी बौद्ध भिक्षु भारत से जाते हैं और वहां पर बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। तिब्बत में भी कौन जाते हैं? बौद्ध भिक्षु जाते हैं। तिब्बत से भी बौद्ध भिक्षु जाते हैं और क्या नाम बताते हैं अपना? पदम संभव नाम बताते हैं। पदम संभव जो है वह तिब्बत जाते हैं बौद्ध भिक्षु बन करके और वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और वहां पर लामा धर्म की स्थापना करते हैं। देखो, लामा, दलाई लामा आपने सुना होगा, दलाई लामा। तो लामा धर्म के संस्थापक हैं तिब्बत में। लामा धर्म के संस्थापक कौन है? पदम संभव है। कौन है भाई? पदम संभव, है ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है अगर पदम संभव है। चाहे तिब्बत हो चाहे चीन हो, है ना, सब कुछ संभव है अगर पदम संभव है। तो पदम संभव के साथ अतिशा दीपंकर श्री ज्ञान, अतिशा दीपंकर और श्री ज्ञान, ये जो हैं ये बौद्ध भिक्षु भी इनके साथ वहां पर जाते हैं। अतिशा दीपंकर श्री ज्ञान, इनका जो नाम है तिब्बत में बड़े उत्साह से, या जिसको कहेंगे बड़ी आत्मा से, आत्मिक रूप से इनका नाम उच्चारित किया जाता है। इनकी छवि वहां पर एक भगवान से कम नहीं है। महात्मा इसकी पदम संभव की। और अतिशा दीपंकर श्री ज्ञान, अतिशा दीपंकर श्री ज्ञान, याद रखना। पदम संभव ने तिब्बत में लामा धर्म की स्थापना की, यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना तिब्बत करने का श्रेय किसको जाता है? पदम संभव को। पिछली वाली क्लास में भी मैं बता सका हूं। और 8वीं सदी में, यहाँ पर 8वीं शताब्दी में लामा धर्म की स्थापना की है तिब्बत में।
तिब्बत में लामा धर्म की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे सर 8वीं शताब्दी में। कब हुई? 8वीं शताब्दी में। चीन में कौन सा धर्म है? महायान धर्म है। महायान बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, हीनयान व महायान। तो कौन सा है चाइना में? महायान धर्म है। तिब्बत में कौन सा है? लामा धर्म है। लामा धर्म की स्थापना किसने की है? आप बताएंगे पद्मसंभव ने। एचआर सर की क्लास सिर्फ याद करवाने का मेरा उद्देश्य होता है, मटेरियल खूब जगह आप लोगों को मिल जाएगा। फिर भी स्टडी मटेरियल जो है मैं बढ़िया देने की आप लोगों को कोशिश करता हूं हर क्लास में। तो देखिए नेक्स्ट, और इसके अलावा कहां कहां भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ये छोटी सी क्लास आप लोगों के लिए थी। ब्रह्मा में, मलय प्रायद्वीप में, सुमात्रा, जावा, इनमें भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अगर उत्तर की ओर बात करें तो आप देखिए शाम है, कम्बोज है, अनाम है और हिंद चीन है। ठीक है, हिंद चीन में कई बार प्रश्न आता है कि कौन से हिंद चीन जो है इनमें भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। 1-2 महत्वपूर्ण प्रश्न शायद नहीं बनते हैं यहाँ से, फिर भी जानना जरूरी है, मानना जरूरी है। तो लास्ट हिंद चीन में बता देता हूं कि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन तीनों देशों का जो ग्रुप है, इन जो ये है जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड हिंद चीन। वह क्या कहलाता है? हिंद चीन कहलाता है। कौन कौन सा? लाओस, कंबोडिया व वियतनाम। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, मैं मानता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोशिश करता हूं। और देखिए मंदिर, बौद्ध धर्म से संबंधित जो मंदिर हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में देखिए 2 मंदिर हैं। ठीक है, जावा में और एक कंबोडिया में। जावा और कंबोडिया जो है वहां पर जो मंदिर प्रसिद्ध हैं, चर्चित हैं, आज भी अपनी प्राकृतिक आभा को वो बिखेरते हैं वो मंदिर। कौन से हैं? देखिए बोरोबुदूर मंदिर, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। बोरोबुदूर और प्रापात्राण, बोरोबुदूर, प्रापात्राण कहां पर है? जावा में है। जावा, बोरो को या बोरा क्या जानते हो? बोरा क्या होता है? कोई धनवन उधार देने वाला व्यक्ति को बोरा कहते हैं। तो बोरा जावा, बोरा जाए तो ही ठीक है। बोरोबुदूर जावा में है मंदिर। और प्रपात्राण मंदिर भी जावा का प्रसिद्ध मंदिर है। और अंगकोर वाट मंदिर के बारे में सब लोग जानते हैं। अंगकोर वाट मंदिर जो है वो कंबोडिया में है। बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही अपनी एक स्पष्ट छवि, एक प्राकृतिक छवि, एक आध्यात्मिक छवि को लेकर के वो वर्तमान में भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। धन्यवाद।